हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डेबिट क्रेडिट क्लासेस। और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी का चैप्टर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का पार्ट 2, जिसमें हमने जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल होता है उसका मीनिंग, अब नीड ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था कि भाई ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्यों चाहिए होते हैं। हमने बेसिक अजम्पशंस यानी गोइंग कंसर्न, अक्रूवल कॉन्सेप्ट और मैचिंग कॉन्सेप्ट अपन ने देख लिया था, ठीक है। और अपने को और भी जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स थे वो अपन ने देखे। कंसिस्टेंसी हो गया, है ना, उसके बाद में अपना हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। तो ये सब मैंने पिछले ही जो पार्ट है उसमें समझाया था, अगर अभी तक नहीं देखा हो तो उसे जाके देखो, है ना। चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 2। और आज इस क्लास मतलब इस चैप्टर को क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं, है ना। जल्दी से क्या चालू करना है, न्यूमेरिकल्स। चलो तो अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो, है ना। चलो आ जाओ। तो आज अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट देखना है, आज अपन को बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखना है अकाउंट्स का, जो कि क्या है बेटा, ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा? ड्यूल एस्पेक्ट। अच्छा, ड्यूल का मतलब सबको पता है, ड्यूल का मतलब होता है दो, ठीक है ना। एस्पेक्ट का मतलब होता है बेटा पहलू, है ना। कॉन्सेप्ट का मतलब सबको बताइए। तो व्हाट इज ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट? तो अकाउंटिंग में ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर एक ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उस ट्रांजैक्शन के दो पहलू होंगे। कितने पहलू होंगे? दो। तो वो दो पहलू क्या होंगे? वो दो पहलू ऐसे होंगे बेटा, एक डेबिट तो एक क्या होगा उसका, क्रेडिट। सर एक एक ही होगा क्या? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि अगर एक डेबिट है तो कितने क्रेडिट हो सकते हैं? दो क्रेडिट हो सकते हैं। लेकिन इनका जो अमाउंट होगा क्या होगा? इनका जो अमाउंट होगा वो कैसा होगा बेटा? इक्वल। कैसा होगा? इक्वल। यानी कि एक डेबिट का अमाउंट दो क्रेडिट के बराबर होगा। ये होता है क्या? ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। विच मीन्स इन ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट अगर कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हर ट्रांजेक्शन के कितने पहलू होते हैं? दो पहलू होते हैं। अच्छा सर एग्जाम्पल, चलो एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे कि अपन ने कोई एसेट खरीदी, मतलब कि फर्नीचर, है ना। अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए अगर अपन ने क्या खरीदा है? फर्नीचर खरीदा है। बिल्कुल प्रैक्टिकल सोचो, बिल्कुल प्रैक्टिकली सोचना चालू कर दो कि आप है ना बढ़िया एक फर्नीचर की शॉप पर गए, ठीक है ना, और आप उससे क्या खरीद रहे हो? फर्नीचर खरीद रहे हो। तो क्या होगा? आप क्या करोगे? आप कोई फर्नीचर पसंद करोगे, आप उसे पैसे दोगे। देखो क्या हो रहा है, पैसा जा रहा है ना, और बदले में वो आपको क्या देगा? फर्नीचर देगा। क्या देगा? फर्नीचर। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट हुए। कितने एस्पेक्ट हुए? आपने क्या करा? आपने फर्नीचर परचेज किया। क्या परचेज किया आपने? आपने फर्नीचर परचेज किया। तो जैसे ही आपने फर्नीचर परचेज किया बेटा, दो एस्पेक्ट हुआ। पहला क्या हुआ? कैश गॉन, कैश गया। और दूसरा क्या हुआ? फर्नीचर केम। कौन आ गया? फर्नीचर आ गया। हो गए दो एस्पेक्ट के? नहीं, है ना। ऐसे ही जब आप सेल करते हो, क्या करते हो? सेल। इमेजिन करो कि आप बढ़िया शॉप पर बैठे हुए, ठीक है, कोई कस्टमर आया, अब आप उसे सेल कर रहे हो। अब आप उसे सेल करोगे तो क्या होगा? वो कोई चीज़ पसंद करेगा, ठीक है, वो आपको क्या देगा? वो आपको पैसे देगा। देखो एक एस्पेक्ट पैसा, और बदले में आप उसको क्या दोगे? बदले में आप उसको वो सामान दोगे, यानी वो स्टॉक, वो आपका स्टॉक जा रहा है। हो गए कितने एस्पेक्ट? दो एस्पेक्ट हो गए, है ना। तो अभी बस सिंपल एग्जांपल से समझा रहा हूँ, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और अच्छे से आपको समझ में आता जाएगा। यही रीज़न होता है जिस वजह से जो आपका अकाउंटेंसी होता है, अकाउंटेंसी में एसेट्स किसके बराबर होती हैं? एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट यानी कि डेबिट, डेबिट हमेशा किसके बराबर होता है? क्रेडिट के बराबर होता है, बिकॉज ईच डेबिट हैज़ इट्स ऑन क्रेडिट, और वी कैन से ईच क्रेडिट हैज़ इट्स ऑन डेबिट, है ना। जैसे कहते हैं ना ऊपर से कि भाई रब ने बना दी जोड़ी, सब अपनी क्या बना के लाएं? जोड़ी बना के लाएं। वैसे ही अकाउंट्स में भी हर डेबिट का क्या मिलेगा भैया? क्रेडिट मिलेगा। और हर क्रेडिट का क्या मिलेगा? डेबिट मिलेगा, और वो भी इक्वल अमाउंट। कैसा अमाउंट? इक्वल। आ जाओ अब ज़रा नोट्स में बता दूँ, चलो देखते हैं। यहाँ पे देखते हैं बेटा क्या लिखा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज हैविंग ड्यूल एस्पेक्ट। यानी कि हर ट्रांजेक्शन के कितने एस्पेक्ट होते हैं बेटा? दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें से एक होता है डेबिट और दूसरा क्या होता है बेटा? दूसरा होता है क्रेडिट। चलो तो इफ वन ऑफ द अकाउंट इज डेबिटेड एनी अदर अकाउंट मस्ट बी credited. The system of recording transaction on the basis of this principle is called ड्यूल डबल एंट्री सिस्टम। इसे क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। पीछे जब अपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट चैप्टर में सबसे लास्ट में था सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, उसमें मैंने आपको डबल एंट्री सिस्टम का
मीनिंग अच्छे से समझाया था। नहीं देखा हो जाके देखना बेटा है, पूरी थ्योरी पढ़ो, थ्योरी पढ़ोगे तो क्या होगा बेटा, बेस अच्छा बनेगा, है ना। सो इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट दैट द टू साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। इसी वजह से जो आपकी बैलेंस शीट होती है, एसेट किसके बराबर होती है बेटा, लाइबिलिटीज़ के बराबर, या लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर। एसेट क्या होती है, डेबिट, लाइबिलिटीज़ और कैपिटल दोनों के दोनों क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं, इसलिए ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए आपको बैलेंस शीट हमेशा कैसी होती है आपकी, इक्वल। एंड द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज होल्ड गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन हमेशा आपके बिजनेस में कितने ही ट्रांजेक्शन हो जाए, मतलब आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन दिस इक्वेशन विल बी इक्वल। इक्वेशन बोलते ही क्यों है, क्योंकि वो क्या रहती है, इक्वल। LHS विल बी इक्वल्स टू RHS आफ्टर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। ऐसा नहीं होगा कि एक ट्रांजेक्शन हो गया तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ठीक है, फिर अगले ट्रांजेक्शन में बराबर हो रहा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट ट्रांजेक्शन टू 1 2 3 4 5 to 1000 ट्रांजेक्शन, दिस इक्वेशन विल ऑलवेज बी इक्वल। ये कभी भी क्या नहीं होगी, नॉट इक्वल नहीं होगी। और अगर आपकी ये जो इक्वेशन है वो इक्वल नहीं आ रही ना, पता है, अगर ये इक्वल नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि आपने ट्रांजेक्शन की एंट्री करते टाइम, जर्नल एंट्री करते टाइम कुछ गलती कर दी है, जिसकी वजह से इक्वल नहीं आ रहा। ठीक है, आया समझ में डबल एस्पेक्ट। चलो आगे देखते हैं, थोड़ा चेंज कर दिया मैंने, अब ऊपर से नीचे होगा, है ना। आ जाओ, क्या है, रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। भाई रेवेन्यू रिकग्नाइजेशन, अच्छा इसका सिंपल उसमें बताऊं कि भाई अच्छा ये सेल कब मानेंगे, कब मानेंगे कि अपना क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब यहाँ पे तो अरे सर सिंपल सी बात है, सामने वाला आया, पैसे दिए, उसने क्या बोलते हैं, अपन ने उसको सामान दे दिया, क्या मान लेंगे, सेल मान लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, समझ में आया, क्लियर है। सेल मानने के लिए भी क्या है, एक कॉन्सेप्ट है कि भाई कब अपन क्या मानेंगे, सेल मानेंगे। इधर आओ, concept of revenue recognition determines the time or the particular period in which the revenue is realized। इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे अपन ये सीखेंगे बेटा कि कब अपन को ये मानना है कि अपना रेवेन्यू हो चुका है और अब अपन उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो रेवेन्यू इज डीम्ड टू बी रियलाइज। डीम्ड का मतलब क्या होता है बेटा, मान लेना। डीम्ड टू बी रियलाइज व्हेन द टाइटल और द ओनरशिप ऑफ द गुड्स हैज बीन ट्रांसफर टू द परचेजर। समझ में आया। तो सेल कब माननी है, सेल या रेवेन्यू कब मानना है, जब जो टाइटल है ना ओनरशिप का, वो क्या हो चुका है, ओनरशिप का टाइटल सामने वाले के पास में जा चुका है। समझ में आ गया, तभी आप उसे अपना क्या मानोगे, रेवेन्यू मानोगे, और तभी आप उसे क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो। इसलिए मालूम है, जब भी आप है ना मोबाइल या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का आइटम लेने जाते हो ना, तो वो बार बार पूछेगा आपसे, सर बिल बना दूं, सर बिल बना दूं। क्यों, क्योंकि एक बार बिल बन गया ना, बिल बन गया मतलब क्या हो गया बेटा, उस चीज़ की ओनरशिप क्या हो गई, ट्रांसफ़र हो गई। समझ में आया, ठीक है। चलो, ट्रांसफर टू द परचेजर एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकेम लाइबल टू पे द अमाउंट। ठीक है, जब वो लीगली क्या हो जाता है बेटा, लाइबल हो जाता है ना, उस अमाउंट को क्या करने के लिए, पे करने के लिए। ये लीगली लाइबल कब होता है, ये ज़्यादातर केसेस आते हैं किसमें, घर वाले केस में। कोई इंजीनियर या आर्किटेक्ट, ये लोग जो होते हैं ना, बिल्डर, ये लोग घर बना के बेचते हैं, तो उसमें क्या कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा बेटा, लाइबल टू पे कब हो गए, जब घर बन के रेडी हो जाएगा, है कि नहीं। और डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में उसका क्या होता है, पेमेंट होता है। तो इस वजह से यहाँ पे लिखा है एंड व्हेन ही हैज़ लीगली बिकेम द लाइबल टू पे द अमाउंट। समझाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने क्या किया, आप बिल्डर हो, आप क्या बना के बेचते हो, आप घर बना के बेचते हो। आपकी और सामने वाले की, बायर की क्या बात हुई है कि जैसे ही घर बन के पूरा रेडी हो जाएगा, सामने वाला आपको पूरा पेमेंट कर देगा। तो अब घर बन के रेडी हो चुका है, तो मतलब नाउ व्हाट, व्हेन ही हैज़ लीगली बिकेम द लाइबल टू पे द अमाउंट, यानी कि अब वो लीगली लाइबल हो गया है ना अमाउंट पे करने के लिए, तो फिर वो अपना क्या हो गया, रेवेन्यू हो गया। अब अपन उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, चाहे पैसा मिला हो चाहे पैसा ना मिला हो। अक्रूवल कॉन्सेप्ट पिछली क्लास, आ जाओ। सो इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन इज नॉट रिलेटेड विद द रिसिप्ट ऑफ कैश। ये देखो, मतलब ये भी अपने को ध्यान में रखना है कि रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन का मतलब कैश से बिल्कुल भी नहीं है। मतलब कि अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, क्या हो गई है, अगर ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है, भले ही सामने वाले ने क्या नहीं दिया, आपको पैसे नहीं दिए, ठीक है, लेकिन क्या ट्रांसफ़र हो गई है, ओनरशिप तो ट्रांसफ़र हो गई। फिर अब क्या हो गया है, अब वो सामने वाला अपने को लायबल हो चुका है पे करने के लिए।
भले ही पैसे नहीं मिले, लेकिन सेल कब करी? अगर सेल अपन ने इस साल की है तो कौन से साल का रेवेन्यू है बेटा? इस साल का। किस साल रिकॉर्ड होना चाहिए? इसी साल रिकॉर्ड होना चाहिए। कौन सा कॉन्सेप्ट? अक्रूवल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गई बात कि नहीं है? यहाँ पे पैसे मिलने से कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, ठीक है। आपका कोई फ्रेंड आया है ना, उसने बढ़िया कोई मोबाइल चूज़ किया है ना। अब उसने वो मोबाइल कहा कि यार भाई मेरे को ये मोबाइल दे दे, पेमेंट मैं बाद में दूंगा। तुमने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपका जान पहचान का बहुत अच्छा दोस्त है, आपने लेके बढ़िया बिल बनू के और नक्की कर दिया। पैसे आए? नहीं आए ना। लेकिन सेल कब हुई? इस साल हुई, है कि नहीं? भले ही पैसे अगली साल आए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल बन गया। क्या ट्रांसफ़र हो गई बेटा? यहाँ पे लिखा था ना कि क्या ट्रांसफ़र हो चुकी है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। क्या हो गई है? ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई है। इससे कोई लेना देना नहीं है। किससे लेना देना नहीं है? ये रिसिप्ट ऑफ कैश से, ये रिसिप्ट ऑफ कैश से बेटा यहाँ कोई लेना देना नहीं है। ओनरशिप ट्रांसफ़र हो चुकी है, सामने वाले का बिल बन चुका है। नाउ ही इज़ लाइबल टू पे यू द अमाउंट। अब वो भले ही अगले साल पे करे, सेल इस साल हुई, रेवेन्यू इस साल का, तो क्या होगा? रिकॉर्ड होगा, आप उसे रियलाइज़ कर सकते हो। आ जाओ, तो रेवेन्यू इन केस ऑफ इनकम सच एज रेंट, इंटरेस्ट, कमीशन एक्सेट्रा इज रिकॉग्नाइज ऑन ए टाइम बेसिस। चलो अब ये इसकी बात कर रहे हैं। सपोज अपना काय का काम है बेटा? रेंटल का, ठीक है। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, है ना। अपन क्या करते हैं? अपन ने बढ़िया बिल्डिंग बना दी, ठीक है, उसमें बढ़िया 8-10 फ्लैट बना दिए। अब अपन क्या करते हैं? रेंटल बिजनेस ही है अपना। अब यहाँ पे बेटा आप रेंट सामने वाले से कब लोगे? देखो वैसे तो एडवांस चलता है, प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या चलता है? एडवांस चलता है कि नहीं? तो अगर अपन ऐसे मान के चलें कि एक्चुअल में यहाँ पे मालूम है रेंट आप कब लायबल होगे, आपको कब रेंट मिलेगा? जब सामने वाला 1 तारीख से 30 तारीख तक आपकी फ्लैट में क्या होगा? रुकेगा, रहेगा। उसके बाद ही आप क्या होगे? आप लायबल होगे। किसके? रेवेन्यू के। तो ये क्या है? ये टाइम बेसिस पे चलते हैं। कौन से बेसिस पे चलते हैं? टाइम बेसिस पे। यानी फॉर एग्जांपल अगर कोई आपके यहाँ पे 1 अप्रैल से कब तक? 31 मार्च तक अगर वो काय पे रहा है बेटा? रेंट पे रहा है, ठीक है। अब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितने महीने हो जाते हैं? 12 महीने हो जाते हैं, ठीक है। अब इन 12 महीने में से उसने सिर्फ रेंट आपको कितने महीने का दिया है? 9 मंथ्स का ही दिया है। काय में? कैश में। कैश में कितने का दिया है? सिर्फ 9 मंथ्स का ही दिया है। 12 महीने हो चुके हैं, 3 महीने का रेंट क्या रे भैया कल दे दूंगा, दीदी कल ले लेना, या अभी परेशानी है। लेकिन उसने 3 महीने आपका फ्लैट यूज़ किया है ना, मतलब आपने सामने वाले को सर्विस दी है। सर्विस कब दी? इस साल दी ना। तो इनकम कौन से साल की? इस साल की आना चाहिए। चाहे पैसे, ये फिर से वही आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। चाहे पैसे मिले हों चाहे पैसे ना मिले हों, आपको 9 महीने का रेंट दे चुका है वो, बट 3 महीने उसने आपको रेंट नहीं दिया। XYZ कोई भी रीज़न हो सकता है, बट यू हैव गिवन द सर्विसेज इन द करेंट ईयर। आपने सर्विस कब दी है? इस साल दी है ना बेटा। तो वो रेवेन्यू भी कौन से साल का हुआ? इसी साल का। रिकॉर्ड भी किस साल होगा? इसी साल होगा। भले ही वो पैसे कब दे देगा? नेक्स्ट ईयर। दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। सेम विद द इंटरेस्ट, सेम विद द व्हाट? इंटरेस्ट। सपोज नाउ यू आर ए फाइनेंस कंपनी। अब तुम कौन हो? तुम एक फाइनेंस कंपनी वाले हो। तुम क्या देते हो बेटा? छोटे छोटे लोन देते हो, स्मॉल लोन्स, ठीक है। आप छोटे छोटे लोन देते हो। अब क्या हुआ? सेम केस यहाँ भी हो गया, ठीक है। आपने किसी को लोन दिया क्या दिया? आपने किसी को क्या दिया बेटा? लोन दिया, ठीक है। आपने उसको कितने का लोन दिया? आपने उसको 1 लाख रुपीज़ का लोन दिया। कितने लाख का? 1 लाख रुपीज़ का लोन, ठीक है। एट द रेट 20% इंटरेस्ट। कितने परसेंट इंटरेस्ट पे आपने लोन दिया उसको? 20% इंटरेस्ट पर एनम। कितना? पर एनम, ठीक है। अब पूरा ईयर हो गया। क्या हो गया? पूरा ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च हो चुका है, तो आपका इंटरेस्ट कितना बनेगा इस पर? 20,000। कितना इंटरेस्ट बनेगा? 20,000 बनेगा। तो मतलब आपका पूरे साल भर उसने आपका पैसा लिया हुआ था, उसने आपकी सर्विस ली पैसे की, तो 20,000 रुपीज़ आपका क्या है? रेवेन्यू है, चाहे आपको मिला हो चाहे आपको ना मिला हो। तो दीज आर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ, कौन सा बेसिस? टाइम बेसिस। क्लियर है? अगर मान के चलो सर अच्छा इसमें से अगर उसने 15 दे दिया, कितना दे दिया? 15 वो दे चुका है। कितना नहीं दिया? 5 नहीं दिया। मतलब 5 क्या है बेटा? आउटस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग, ठीक है। 5,000 उसने अभी तक नहीं दिया, तो कितना रिकॉर्ड करेंगे? 20 ही रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मिला हो चाहे ना मिला हो। पूरा का पूरा 20,000 रुपये का ब्याज अपना कौन से साल का है? इसी साल का है। तो किस साल रिकॉर्ड करेंगे बेटा? इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, चाहे मिल गया हो
15 मिल गया, और चाहे ना मिला हो, कितना नहीं मिला, 5000 नहीं मिला ना बेटा, तो वो भी अपन इसी साल उसको अपनी क्या मानेंगे, रेवेन्यू मानेंगे। समझ में आया, क्लियर है, अपनी इनकम मानेंगे और उसे क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ऐसे ही कमीशन का भी यही होता है बेटा कि अगर आप कमीशन लेते हो, तो अगर आपने कोई काम करने का आप कमीशन लेते हो या दिलवाने का कमीशन लेते हो, तो अब आपने क्या करा, वो काम आपने अगर इस साल करवाया, भले ही आपको कमीशन मिली हो कैश में चाहे ना मिली हो, आपने काम कब कराया, काम आपने इस साल कराया, तो वो कमीशन भी आपको किस साल मिलेगी, इसी साल मिलेगी। ठीक है, मतलब अपन उस कमीशन को क्या मानेंगे, इस साल का ही अपना रेवेन्यू मानेंगे, चाहे भले ही पैसे आपको कम मिले, पैसे आपको भले ही नेक्स्ट ईयर मिले। ठीक है चलो कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं यहाँ पे, आ जाओ कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं अपन। क्या है, देखो इधर क्या लिखा है बेटा, देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन के, ज़रा देख लो। पहला क्या है, इन केस ऑफ सेल्स ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, हाँ भाई सेल ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, जब है ना इंस्टॉलमेंट बेसिस पे क्या करा जाता है, बेचा जाता है, द अमाउंट कलेक्टेड इन इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज रियलाइज्ड, उन्हें किसकी तरह ट्रीट किया जाता है, रियलाइज की तरह ट्रीट किया जाता है। समझ में आया, जब आप सामने वाले को काय में बेच रहे हो, इंस्टॉलमेंट में बेच रहे हो। एक्चुअल में ये होता है फाइनेंस कंपनी वालों का काम। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, होता क्या है, जैसे मान के चलो अपन ने कार खरीदी, ना सॉरी रुको, जैसे फॉर एग्जांपल अपन कौन है, अपन एक शोरूम वाले हैं। ठीक है, अपन क्या बेचते हैं, अपन कार बेचते हैं, शायद बहुत से बच्चों को पता भी होगा, अपन कार बेचते हैं। ठीक है, अब कोई बायर आया, ठीक है, उसने बोला कि सर मुझे कार चाहिए, अपन ने कहा ठीक है भाई ये कार ले लो। उसको एक 10 लाख की कार पसंद आई, कितने लाख की कार पसंद आई, 10 लाख की। ठीक है, वो कह रहा है कि मैं तो फाइनेंस कराऊंगा, आप कितने रख लो, 3 लाख रख लो, बाकी का मुझे क्या करा दो, फाइनेंस करा दो। तो 10 लाख में से उसने अपने को 3 लाख दे दिए, बाकी कितने बचे बेटा, 7 लाख रुपए बचे। ये 7 लाख रुपए ये क्या करा लेगा, फाइनेंस कराएगा। तो इसका मतलब मालूम है क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मतलब शोरूम वालों को 7 लाख रुपए कैसे मिलेंगे इंस्टॉलमेंट में, नहीं, अपन को तो 7 लाख रुपए कैसे मिल जाएंगे, फाइनेंस वाले वो पैसा किसको डाल देंगे, शोरूम वालों को डाल देंगे, यानी अपन को पैसा मिल जाएगा। ये चीज़ समझ में आई। ठीक है, तो फिर ये इंस्टॉलमेंट वाला केस कौन का है, ये है फाइनेंस कंपनी वालों का। किनका है, हाँ, ये जो 7 लाख रुपए का लोन मान के चलो, अब अपन फाइनेंस कंपनी वाले, समझ में आया, अब अपन कौन है, अपन फाइनेंस कंपनी वाले हैं। अपन ने क्या करा है, अपन ने उसको 7 लाख रुपए का लोन दिया है। क्या दिया है, 7 लाख रुपए का लोन दिया है। इसलिए पता है, ध्यान से देखना, अगर है ना आपकी घर में गाड़ी अगर फाइनेंस है, तो आप क्या करना, मतलब अगर किस्त जाती है, उसकी इंस्टॉलमेंट जाती है, उसकी आरसी होगी, क्या होगी उसकी आरसी। पता है वो आरसी में अभी उस फाइनेंस कंपनी का नाम होगा, किसका नाम होगा, उस फाइनेंस कंपनी का। ठीक है, चलो इधर आओ, चलो वो वाली बात की है, इधर आ जाओ। तो अब यहाँ पे अपन देखते हैं, तो ये जो अपन ने 7 लाख रुपए उसको क्या दिए बेटा, अपन ने उसको ये 7 लाख रुपए लोन दे दिया, और ये 7 लाख रुपए की क्या बन गई, इंस्टॉलमेंट। तो जैसे जैसे अपने को क्या मिलती जाएगी बेटा, इंस्टॉलमेंट अपने को मिलती जाएगी, वैसे वैसे अपन उसे क्या करते जाएंगे, रियलाइज करते जाएंगे। समझ में आ गया, मतलब अपन उसे अपना रेवेन्यू मानते जाएंगे। ठीक है, चलो आ जाओ सेकंड, इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। हाँ बेटा, जो लॉन्ग टर्म कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे मान के चलो कि आप कौन हो, बिल्डर हो, आप क्या करते हो, आपकी कंपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना के क्या करती है, बेचती है, सेल करती है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने में टाइम लगता है, क्या लगता है, टाइम, बहुत टाइम लगता है। तुम्हें अगर पता हो 20-20, 30-30, 40-40 माले की क्या बनती हैं, 50-50 माले की क्या बनती हैं, बिल्डिंगें बनती हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं। समझ में आया, अगर मान के चलो कोई 10 माले की बिल्डिंग है, तो 10 माले की बिल्डिंग बनाने में ही कितना टाइम लगेगा, सोचो, नहीं लगेगा, बहुत टाइम है ना। घर बनने में ही एक, अगर अपन घर बनाते हैं उसी को 6 से 7 महीने लग जाते हैं, तो इतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में कम से कम 3-3, 4-4 साल तो लगेंगे, है ना। तो फिर एज ए बिल्डर, अगर बिल्डर है तो क्या अपन बैठे रहें, रिकॉर्ड ही नहीं करें अपना रेवेन्यू, नहीं, ऐसा नहीं होता। कैसे चलता है सर, फिर ऐसे चलता है, देखो, ठीक है, फिर कॉस्ट के बेसिस पे चलता है। किसके बेसिस पे चलता है, कॉस्ट के बेसिस पे। कैसे कॉस्ट के बेसिस पे, जैसे एक अपन एग्जांपल लेते हैं, मान के चलो कि एक बिल्डिंग बनाने में 100 करोड़ लग रहे हैं। कितनी कॉस्ट लग रही है बिल्डिंग बनाने में, बिल्डिंग बनाने में लग रहे हैं 100 करोड़। कॉस्ट कितनी है बेटा, 100 करोड़ उसकी क्या लग रही है, कॉस्ट लग रही है। ठीक है ना। अब क्या हुआ, और ये बिल्डिंग बना के आप सामने वाला कोई भी हो, XYZ, उसको आप ये बिल्डिंग कितने में बेच रहे हो, मान लो 200 करोड़ में। ठीक है,
आप तो बना के बेच रहे हो, आप बना के सामने वाले को कितने में बेच रहे हो, 200 करोड़ में बेच रहे हो। अब यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे चलता है। कैसे? जैसे मान के चलो कि पहले साल आपके 25 करोड़ लग गए। कितने करोड़ लग गए? 25 करोड़ लग गए बिल्डिंग बनाने में। तो 100 का 25 करोड़ कितना परसेंट है? 25%। कितना परसेंट? 25%। यानी कि जो आपका 200 करोड़ का जो आपकी रेवेन्यू होने वाला है, मतलब जो आपको बिल्डिंग बेच के मिलने वाला है, उसका 25% आप क्या कर सकते हो, इस साल अपना रेवेन्यू मान सकते हो। क्या मान सकते हो? रेवेन्यू। तो इसका 25% कितना आएगा बेटा? 50 करोड़। समझ में आया? इस तरह से चलता है यहाँ पे कॉस्ट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? कॉस्ट के बेसिस पे, कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बेसिस पे। देखो आ जाओ, इधर देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ पे सॉरी, आ जाओ। तो in case of long term construction projects it is difficult to postpone the revenue till the completion of the full contract. So in such cases that the proportionate part of the revenue which is equal to the part of the contract completed by the end of the year is recognized as the realized. जैसे कि अपने कॉन्ट्रैक्ट, अपनी बिल्डिंग बनाने में अपने को कितना लग रहा था? बिल्डिंग बनाने में 100 करोड़ लग रहा था, ठीक है। अब वो चाहे कितने ही साल में बने, अब पहले साल में अपन ने 25 करोड़ लगा चुके हैं। 25 करोड़ मतलब देखो 100 करोड़ में 100% बिल्डिंग बन रही थी, तो 25 करोड़ में कितनी परसेंट बिल्डिंग बन जाएगी? ऑब्वियस सी बात है 25%, ठीक है। सामने वाले से कितने में बात हुई है कि भाई हम आपको 100 करोड़, मतलब अपन तो देखो अपन तो कमाएंगे ना, इतनी मेहनत करेंगे, इतनी बिल्डिंग मशीनरी सब लगाएंगे, मटेरियल, तो अपन तो कमाएंगे। अपन उसे वो बिल्डिंग कितने में बेच रहे हैं? अपन उसे 200 करोड़ में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं? 200 करोड़ में। अपन ने उससे बोला कि भैया हम इतनी बिल्डिंग आपको बना के दे देंगे, हम आपसे कितने लेंगे? 200 करोड़। अपनी कॉस्टिंग कितनी लग रही है? 100 करोड़। कितनी लग रही है? 100। अब पहले साल 25 करोड़ का खर्चा हो चुका है, तो 100 का 25 करोड़ कितना परसेंट आया? 25%। सामने वाले से कितने मिलेंगे? 200 करोड़ मिलेंगे। कुछ तो पेमेंट ले लेते हैं ना एडवांस में, थोड़ा थोड़ा कुछ तो लिया होगा उससे। तो 200 करोड़ का 25% कितना आया? 50 करोड़। तो इस साल अपन कितना रेवेन्यू मान लेंगे? 50 करोड़ मान लेंगे। तो जैसे जैसे अपनी कॉस्ट लगती जाएगी, परसेंटेज बेसिस पे यानी प्रोपोर्शनेट बेसिस पे अपन अपनी सेल, अपनी रेवेन्यू को क्या करते जाएंगे? रिकॉर्ड करते जाएंगे। और जैसे ही अपना पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सामने वाला अपने को बाकी का पेमेंट दे देगा, उसको अपन क्या मान लेंगे? अपना पूरा रेवेन्यू मान लेंगे। खत्म। आगे जाओ। एक और केस है। एक और केस में क्या लिखा है यहाँ पे? इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू इज recognized in the accounting period when the production is made even though sale has not been made. हाँ बेटा, माइनिंग वाले में क्या चलता है? माइनिंग वाले में ऐसा चलता है कि भाई आपने जिस साल एक्सट्रैक्ट कर लिया है, मतलब जिस साल आपने माइन कर लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कोयला, सबको पता है कोयला कहाँ है बेटा? ज़मीन के अंदर मिलता है कि नहीं? तो ज़मीन के अंदर से कोयले को निकाला जाता है, माइन किया जाता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप वो कंपनी हो जो क्या करते हो, ऐसे कोयला निकालते हो, फिर उसे मार्केट में बेचते हो, तो आप कैसे रियलाइज़ करोगे अपना रेवेन्यू? आप क्या करोगे? इन केस ऑफ माइनिंग रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच प्रोडक्शन इज मेड। यानी कि जिस साल आपने उस कोयले को निकाला है, उसी साल आप उस कोयले को क्या कर लोगे? अपना रेवेन्यू मान लोगे, भले ही इवन दो ए सेल हैज़ नॉट बीन मेड, भले ही आपने क्या नहीं करी? सेल नहीं करी। समझ में आ गया कि नहीं? तो उस टाइम पे उस कोयले की जो भी मार्केट रेट होती है, उसके बेसिस पे आप अपनी क्या मान लेते हो? सेल मान लेते हो। कोल हो, गोल्ड हो, और भी ग्रेनाइट ये सब काय में से निकलते हैं बेटा? ज़मीन में से निकलते हैं। तो जिस साल आपने उसे निकाल लिया है, उसी साल आप उसकी मार्केट वैल्यू और वो देख के आप उसी साल उसको क्या मान लेते हो? अपना रेवेन्यू मान लेते हो। भले ही बेचोगे कब? भले ही क्या लिखा है? दो ए सेल हैज़ नॉट बीन मेड, भले ही क्या नहीं करी? सेल नहीं करी। समझ में आ गया? क्लियर है? इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये थ्योरी, इससे बहुत चीज़ें समझ में आती हैं, अकाउंटिंग कैसे की जाती है। 10th पे आ जाओ बेटा। क्या है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या होता है? जैसे करते हैं ना, मैच करते हैं कि अरे भाई शर्ट से पैंट, खैर लड़के तो नहीं करते, अजीब लगेंगे, अपन मैचिंग करेंगे। ज़्यादातर मैचिंग कौन करती हैं? लड़कियां करती हैं, है कि नहीं? कि भाई वो मैचिंग के टॉप और वो सब है ना, ये सब होना चाहिए। तो यहाँ पे किसको किससे मैच कर रहे हैं? एक्चुअल में यहाँ पे अपन एक्सपेंसेस को किससे मैच करेंगे बेटा? रेवेन्यू से, या मैं बोलूँ इनकम से। समझ में आ गया? सी यू आर डूइंग दीज एक्सपेंसेस टू अर्न द रेवेन्यू। तो जिन एक्सपेंसेस को करने के वजह से जो रेवेन्यू हुआ है, उसे उसी साल क्या करना है? रिकॉर्ड करना है। ऐसा नहीं खर्चा आपने आज किया, ठीक है, उससे रेवेन्यू हो गया,
लेकिन आप वो रेवेन्यू कब रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले साल। नहीं भाई, ये नहीं करना, ठीक है। तो जिन एक्सपेंसेस को आपने इस साल किया है और उन एक्सपेंसेस, देखो अगर आपको, देखो सिंपल सी बात है बेटा, पैसा कमाना है तो खर्चे तो करने पड़ेंगे, है कि नहीं। यहाँ तक कि छोटी सी जो तुम्हारी चाय की स्टॉल है वो भी पहले तुमको लगानी पड़ेगी, पहले तुम्हें एक्सपेंसेस करने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्या आएगा, रेवेन्यू आएगा। समझ में आया कि नहीं। बिजनेस की बात कर रहे हैं अपन, कोई भी बिजनेस उठा के देख लो बेटा, आपको स्टार्टिंग में क्या करना पड़ेगा, पैसा लगाना ही पड़ेगा, एक्सपेंस कुछ करने ही पड़ेंगे। समझ में आया। तो दीज एक्सपेंसेस शुड मैच द रेवेन्यू, यानी जिस साल मैंने जो एक्सपेंस किए हैं उन एक्सपेंस से जो क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है, उस रेवेन्यू को मुझे किस साल रिकॉर्ड करना है बेटा, उसी साल रिकॉर्ड करना है। दोनों को मैच करते हुए चलना है, दोनों तरफ से है ये नहीं एक तरफ से ही पार्टी काम कर रही है, दोनों पार्टियों को काम करने का। मतलब सर इसका मतलब क्या, मतलब अगर आपने इस साल रेवेन्यू अर्न किया है तो इस साल के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने कुछ खर्चा किया होगा कि नहीं। तो उस खर्चे को भी किस साल रिकॉर्ड करना है बेटा, इसी साल रिकॉर्ड करना है। यानी दोनों तरफा है, ऐसा नहीं है सिर्फ एक्सपेंस को रेवेन्यू से मैच करना है, नहीं, रेवेन्यू को भी किससे मैच करते हुए चलना है, एक्सपेंस से मैच करते हुए चलना है। मतलब ऐसा नहीं करना कि रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, और वो रेवेन्यू जिन खर्चों की वजह से हुआ उस खर्चे को कब रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हो, नहीं, दोनों को उसी ही साल रिकॉर्ड करना है, ठीक है। आ जाओ देखो, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर करेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। इसी की वजह से बिल्कुल सही प्रॉफिट आएगा। कैसे आएगा बेटा, कि जब आप करेंट ईयर के एक्सपेंसेस उसी साल रिकॉर्ड करोगे और आप वही करेंट ईयर की इनकम या रेवेन्यू उसी साल रिकॉर्ड करोगे, तो उसी साल का सही प्रॉफिट आएगा। समझ में आ गया। आ जाओ, तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इन डिटरमाइनिंग द नेट प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑपरेशन, ऑल द कॉस्ट विच आर एप्लीकेबल टू revenue of the period should be charged against that revenue. Accordingly, for matching cost with revenue, first revenue should be recognized and then the cost incurred for generating that revenue should be recognized. समझ में आ गया कि नहीं। मतलब कि पहले आप अपना रेवेन्यू देख लो कि आपने कितना रेवेन्यू किया है, ठीक है, और उस रेवेन्यू को करने के लिए फिर आपने क्या क्या खर्चे किए, तो वो खर्चे भी इसी साल आएंगे जिन खर्चों की वजह से इस साल आपने क्या करा है, वो रेवेन्यू की है या सेल जनरेट की है। आप ऐसा नहीं कर सकते बेटा कि आपने जो खर्चे किए, ठीक है, मतलब आपने रेवेन्यू इस साल रिकॉर्ड कर लिया और उस रेवेन्यू को अर्न करने के लिए आपने जो खर्चे किए वो खर्चे आप कब रिकॉर्ड कर रहे हो, अगले साल रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है। अच्छा चलो एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। कैसे, अच्छा स्कूल सब जाते हैं, है कि नहीं। तो स्कूल में क्या होता है ना बेटा, स्कूल में पूरे साल भर क्या होते हैं, खर्चे होते हैं। अरे कुछ खर्चे नहीं होते, अरे होते हैं भैया, क्यों नहीं होते। तुम्हारी टीचर्स की क्या जाती है, सैलरी जाती है, ठीक है, स्टेशनरी आती है ना, आपके एग्ज़ाम्स होते हैं, शीट आती है, ठीक है, लाइट का बिल आता है, हर महीने लाइट का बिल नहीं आएगा। तुम लोग स्कूल जाते हो, अभी गर्मी थी तो बढ़िया पंखे चल रहे होंगे खूब ज़ोर ज़ोर से, अब उमस वाली गर्मी है तो और पंखे चलेंगे, लाइट का बिल भी आता है कि नहीं। लाइट चली जाती तो जनरेटर चलाते हैं, डीजल। तो ये जो खर्चे हैं, सपोज वी आर द ओनर ऑफ द स्कूल, अपन कौन है, अपन स्कूल के ओनर है, ठीक है, अपन ये सब एक्सपेंसेस करेंगे हर महीने, लेकिन क्या फीस आप हर महीने देते हो, हैं, नहीं देते ना। फीस कैसे देते हो, हर 3-3 महीने में आपसे क्या मांगी जाती है, फीस मांगी जाती है। अब ज़रा समझो, यहाँ पे जो खर्चे हो रहे हैं ना बेटा, इन खर्चों के वजह से क्या हो रहा है, रेवेन्यू हो रहा है। क्या हो रहा है, रेवेन्यू। तो रेवेन्यू इस साल का है, मतलब आपकी इस साल की फ़ीस जो आ रही है वो अपनी इस साल का क्या है, रेवेन्यू। और इस साल के रेवेन्यू को अर्न करने के लिए अपन ने इसी साल टीचरों को सैलरी दी होगी, वो रिकॉर्ड करेंगे, मतलब इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। इस साल का लाइट का बिल इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल की स्टेशनरी का खर्चा इसी साल रिकॉर्ड करेंगे, इस साल जो डीजल वीजल डला होगा इसी साल रिकॉर्ड करेंगे। आगे समझ में कि नहीं आया, क्लियर है। ऐसा नहीं करेंगे कि अपन ने क्या कर ली, इस साल की फ़ीस इस साल रिकॉर्ड कर ली, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ बढ़िया फीस आ गई, लेकिन खर्चे कब रिकॉर्ड कर रहे हैं, अगले साल, फिर तो गलत हो जाएगा ना। इस साल का स्कूल से जो प्रॉफिट कमाया वो सही आएगा ही नहीं। इसलिए ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि अपन क्या सही पता लगा सकें, अपना नेट प्रॉफिट सही पता लगा सकें। और वो तभी पता लगेगा जब करेंट ईयर के रेवेन्यू में से किसको माइनस करेंगे बेटा, करेंट ईयर के एक्सपेंसेस को। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नहीं आए तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, बढ़िया और बता दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए बस, मेन प्रायोरिटी।
चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा है अपना, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। आ जाओ, ऑब्जेक्ट, अच्छा उसमें सुना है ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड, है ना, आ जाओ जरा, क्या होता है। दिस कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन ऑब्जेक्टिव मैनर। ना व्हाट डू यू मीन बाय दिस ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब यहाँ पे होता है बेटा कि आप जब भी अकाउंटिंग कर रहे हो, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द बिजनेस, नॉट फ्रॉम द ओनर। तो ये क्यों है, ये इसलिए ताकि जब आप अकाउंटिंग करो ना तो आप पक्षपात ना करो, आप भेदभाव ना करो। क्योंकि अगर आप ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे ना, तो ओनर क्या चाहता है बेटा कि या तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। क्यों, क्योंकि अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो बढ़िया इन्वेस्टरों को दिखाऊंगा, बढ़िया इन्वेस्टर फिर मेरे बिजनेस में पैसा लगाएंगे, फिर पैसा ही पैसा होगा। नहीं, ये चीज़ भी गलत है, क्योंकि फिर इसमें एज ए ओनर आप अकाउंटिंग करने जाओगे तो आप मैनिपुलेशन करोगे, दिखाओगे, मतलब समझ रहे हो, फर्जीवाड़ा करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिखाओगे, जो कि गलत बात है। ठीक है, और एक और चीज़ कर सकते हो आप कि अरे यार ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखा रहा है, क्यों, अरे टैक्स देना पड़ेगा, तो आप उसमें भी करोगे। समझ में आ गया कि नहीं आया। तो ऐसे दो तरह के आप काम कर सकते हो। इसलिए व्हेनेवर यू आर डूइंग द अकाउंटिंग, तो आपकी ड्यूटी क्या है, यू हैव टू डू द अकाउंटिंग फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, ताकि क्या हो, फ्री फ्रॉम द पर्सनल बायस। पर्सनल बायस यानी आप पर्सनल पक्षपात ना करो अकाउंटिंग करते टाइम, रिकॉर्डिंग करते टाइम। ठीक है, सो आइदर management or the accountant who prepares the accounts, it is possible only when each transaction is supported by verifiable डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो ऐसा पक्षपात ना हो उसके लिए कौन सा कॉन्सेप्ट डाल दिया भाई, ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। यानी हर ट्रांजेक्शन का क्या, इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन विच मीन्स हर ट्रांजेक्शन का क्या होना चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसका अस्तित्व का क्या होता है, एक वो होता है ना। अगर मैं बोलूँ कि भाई बोर्ड है तो है, दिख रहा है, समझ में आया कि नहीं, है ना। लेकिन है ना, अगर किसी अकाउंट में ट्रांजैक्शन अगर कोई रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो उस ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, कोई प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन अगर आपने किया है, आपने लिखा है कि भाई 10,000 रुपये गए, तो 10,000 रुपये क्यों गए, किस वजह से गए, उसका प्रूफ क्या है। तो विच मीन्स हेयर इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए, वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एंड बाउचर्स सच एस कैश मेमो, या तो सारे वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, कैश मेमो होना चाहिए, मतलब बाउचर्स होना चाहिए, जैसे कि कैश मेमो हुआ, इनवॉइस हुआ, सेल बिल हुआ, पे इन स्लिप हुई, करस्पॉन्डेंस एग्रीमेंट एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। अगर कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ है तो उस ट्रांजैक्शन के पीछे क्या होना चाहिए, एक आपके पास एक वैलिड प्रूफ होना चाहिए कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ। अच्छा, एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। वो मूवी देखी है क्या यार, वो कौन सी है ना, रेड। रेड नहीं भी देखी हो तो अगर कभी पता है किसी के यहाँ पे रेड पड़ती है, तो ये लोग सोना और सोना और ये सब रहती है ना, ज्वेलरी और कैश, ये सब क्यों ले जाते हैं, कुछ आइडिया है, नहीं है। अगर है तो वेरी गुड, नहीं पता तो सुनो। ये लोग मालूम है क्यों ले जाते हैं, क्योंकि मालूम है इन लोगों के पास में इनका क्या नहीं होता, एक वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट नहीं होता, या एक तरह से सिंपल तरीके से बोलूँ तो क्या नहीं होता, बिल नहीं होता। अगर आपके पास किसी चीज़ का बिल नहीं है, मतलब वो क्या नहीं है, आप उसके ओनर नहीं हो, सिंपल सी चीज़ है कि नहीं। वैसे ही बिजनेस में अगर आप कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, तो उस ट्रांजैक्शन का क्या होना चाहिए, कोई वेरीफाइबल प्रूफ होना चाहिए, कुछ बाउचर होना चाहिए, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हुआ है। चलो एक और सिंपल सा तरीका बताता हूँ। ठीक है, बढ़िया, तुम्हारा हैप्पी बर्थडे आ रहा, ठीक है, तुम्हारे पापा ने बोला कि ले यार बच्चे 5,000 रुपये पकड़ और जा, मतलब बढ़िया इसमें क्या कर, अपने लिए कपड़े ले लेना और बढ़िया अपने 2-4 दोस्तों को लेके एक आध होटल में चले जाना और बढ़िया खाना वाना खिला देना सबको। ठीक है, अब बढ़िया तुम तो बढ़िया एक दिन पहले बढ़िया कपड़े वपड़े ले आए, ठीक, फिर उसके बाद में अगले दिन बढ़िया होटल में भी चले गए, ठीक, फिर उसके बाद बढ़िया उसके अगले दिन तुम्हारे पिताजी ने तुम पकड़ लिया, इधर आ, अच्छा क्या हुआ, कह रहे तेरे को 5,000 दिए थे ना, कि हाँ, अच्छा उसमें से पैसे नहीं बचे, क्या, अरे नहीं तो पापा वो तो पूरे ख़त्म हो गए। अब पूरे ख़त्म नहीं हुए थे, तुम्हारे पास अभी भी कितने रुपए बचे हुए हैं, मान के चलो तुम्हारे पास अभी भी 500 रुपये बचे हुए हैं, है कि नहीं। यहीं पे तुम्हारे पापा के बोलेंगे अच्छा पूरे पैसे ख़त्म हो गए, लाओ बिल ले आओ बेटा, क्या ले आओ, सबके क्या ले आओ, बिल ले आओ। बिल से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा कि कितने कितने के ट्रांजैक्शन हुए हैं। समझ में आया। तो ऐसे ही बेटा अकाउंटिंग में जितने भी ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उन सब कैसे होने चाहिए, वो सारे के सारे वेरीफाइबल होना चाहिए, विच मीन्स उन सभी ट्रांजैक्शंस के क्या होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए।
हैं। एक और चीज़ बताऊं, पता है चाय आती ना, चाय ये शोरूमों पे और इन पे चाय आती, कैश मेमो बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कैश मेमो। हाँ, अकाउंटेंट कैश मेमो बना बना के रखता है कि भाई चाय आई है इनकी। इनका तक क्या रखा जाता है बेटा? हिसाब रखा जाता है, क्योंकि आप सोचो अगर एक दिन में 10 लोगों के लिए भी 10-10 रुपए की चाय आ रही है तो 100 रुपये हो जाते हैं। ऐसे अगर 24 दिन भी अगर आपका शोरूम खुल रहा है तो 2400 रुपये हो जाते हैं। साल भर के कितने हो जाते हैं और फिर सालों के कितने हो जाते हैं, आप वो देखो। इसलिए सभी ट्रांजेक्शन्स के क्या होना चाहिए बेटा? वेरीफाइबल डॉक्यूमेंट्स आपके पास में होना चाहिए, मतलब आप वेरीफाई कर सको कि हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन हुआ है, ये रहा हमारे पास प्रूफ। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी इज़ वन ऑफ द रीजंस फॉर अडॉप्टिंग हिस्टोरिकल कॉस्ट। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट देखो देखो दोनों से कनेक्शन भी हो रहा है। इसलिए हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या करा जाता है बेटा? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे अपन क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल आज से 4 या 5 साल पहले आपने कोई एसेट ली होगी, ठीक है, या कोई मशीन ली होगी। अब उस मशीन का बिल प्रूफ है कि भाई हाँ 4 या 5 साल पहले इतने लाख की हमारे बिजनेस ने क्या ली थी? मशीन ली थी। समझ में आया? तो वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसलिए रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए अपन रिकॉर्ड करते हैं ताकि अपन उसको वेरीफाई कर सके, है ना। सो एज द बेसिस ऑफ recording accounting transactions because cost actually paid for an asset, that is the historical cost, and can be verified from the documents। और उसको अपन उस कॉस्ट को अपन डॉक्यूमेंट से क्या कर सकते हैं? वेरीफाई कर सकते हैं। On the contrary, if assets are recorded on their market value, the objectivity cannot be adhered to because the market value may differ from person to person and from place to place। अगर आप यही चीज़ क्या करने लगो, अपनी एसेट्स को मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने लगो। अब मार्केट वैल्यू इज सब्जेक्ट टू व्हाट? मार्केट रिस्क। क्यों बोलते हैं? क्योंकि मार्केट इज डायनामिक। बार बार प्राइजेस क्या होती हैं? बार बार प्राइजेस बढ़ती हैं, घटती हैं, बढ़ती हैं, घटती हैं। तो व्हाट यू विल डू, तुम अपनी एसेट की वैल्यू भी बार बार क्या करोगे? बढ़ाओगे, घटाओगे। तो उससे क्या नहीं होगा, भले ही आपके पास उसका बिल है, फिर वेरीफाई करने में बड़ी दिक्कत होगी कि ये एसेट अपन ने इतने में ही खरीदी थी क्या। इसलिए हिदायत दी जाती है, सीधा सीधा बोला जाता है कि भाई आप अपनी एसेट्स को काय पे मेंटेन करो? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे मेंटेन करो, सो डैट अगर कभी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करने का टाइम आ गया तो बढ़िया बिल से वेरीफाई कर लेंगे, हाँ भाई यही एसेट है, इतने में खरीदी थी। बार बार उसकी वैल्यू चेंज करते रहोगे तो वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलो भाई लास्ट टॉपिक है बस ये 3 और फिर अपन इसको ख़त्म करते हैं। लोडिंग होने लगी थी, आ जाओ। क्या है बेटा? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशन वैसे प्रिंसिपल्स ही होते हैं, लेकिन अगर उसका मैं एकदम प्रिसाइज मीनिंग बताऊं, कन्वेंशन का मतलब होता है बेटा प्रथा, परंपरा। क्या? परंपरा। हाँ जी, अपन अकाउंटिंग में क्या फॉलो करते हैं? कुछ परंपराएं हैं जो अपन अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। तो दीज आर अवर परंपरास दैट वी हैव टू फॉलो व्हाइल डूइंग द अकाउंटिंग। आ जाओ। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस में बी डिफाइंड एज द कस्टम्स। ये देखो कस्टम है ना, कस्टम्स और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज अडॉप्टेड आइदर बाय जर्नल एग्रीमेंट और कॉमन कंसेंट अमॉन्ग द अकाउंटेंट। बिकॉज ऑफ द कॉमन कंसेंट, है ना, अपने जो कौन है उन्होंने कॉमन कंसेंट दिए, उसके बेसिस पे इन्हें क्या करा जाता है बेटा? फॉलो किया जाता है। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस डिफर्स फ्रॉम कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग, है ना, थोड़ा कॉन्सेप्ट से ये अलग होते हैं। पहला जो कन्वेंशन है अपनी क्या है? फुल डिस्क्लोजर। यानी पहली जो परंपरा अपन फॉलो करते हैं अकाउंटिंग करते टाइम, भाई क्या फॉलो करते हैं कि भाई फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर का मतलब, अच्छा डिस्क्लोज करना मतलब सब कुछ उजागर कर देना, ठीक है, सब कुछ बता देना। अच्छा कुछ लोग होते हैं ना अपने घर की पूरी बातें बता देते हैं, अरे आज तो ये हुआ, वो हुआ, ये हुआ, ऐसा वैसा, है ना, होते हैं ना कुछ तुम्हारे स्कूल में जो अपने घर की एक एक चीज़ बताते हैं। वो लोग क्या करते हैं बेटा? फुल डिस्क्लोजर। समझ में आया फुल डिस्क्लोजर का मतलब? तो वाइल यही है, वाइल डूइंग अकाउंटिंग इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिस्क्लोज फुल्ली। पूरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पूरी अकाउंटिंग कैसी होना चाहिए? एकदम ईमानदारी से होना चाहिए, बिल्कुल फुल डिस्क्लोजर। अच्छा सर फुल डिस्क्लोजर का तो मतलब फिर तो दिक्कत हो जाएगी यार, हमारा जो ट्रेड सीक्रेट है वो लीक हो जाएगा। वही चीज़ है यहाँ पे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, है ना, जैसे अपन मान के चलते हैं, ये आपको ये डोमिनोज वोमिनोज जाते होगे बढ़िया, पिज़्ज़ा वीज़ा खाते होगे, है कि नहीं। अब जैसे ये डोमिनोज है ना, डोमिनोज हो गया या कोका कोला हो गया, क्या हो गया ये आपका, ये कोका कोला हो गया, ठीक है। इसका एग्जांपल लेते हैं। इसका जो बनाने का क्या है? रेसिपी है ना, इसकी जो क्या है रेसिपी जो है ना, तो आपको क्या नहीं है, मतलब मान के चलो कि अगर आपने ऐसी कोई चीज़ बना दी, है ना,
तो आपको ना इसकी रेसिपी या वो आपको मतलब अपने कस्टमर्स या इन्वेस्टर्स उनको आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये नहीं है कि यू कैन लीक योर ट्रेड सीक्रेट, नहीं, आप अपना ट्रेड सीक्रेट क्या कर सकते हो, सीक्रेट रख सकते हो, बस जो अथॉरिटी है ना, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज इफ़ यू आर लॉन्चिंग ए ड्रिंक, है ना, इन इंडिया। अब अगर आप इंडिया में कोई ड्रिंक लॉन्च कर रहे हो तो जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है बेटा, उसे तो बताना पड़ेगा, ऐसे नहीं अरे हम नहीं बताएंगे भैया, वो टेस्ट करेगा, वो आपको परमिशन देगा कि आप बेच भी सकते हो कि नहीं बेच सकते, है ना। तो अथॉरिटीज़ को छोड़ के जिन्हें लीगली आपका ट्रेड सीक्रेट पता होना चाहिए और वो सीक्रेट भी रखते हैं उसको, वो डिस्क्लोज नहीं करते, वो सिर्फ टेस्ट करते हैं, बस उन्हीं को आपको डिस्क्लोज करना होता है। बाकी ट्रेड सीक्रेट आपको यहाँ पे लीक नहीं करना है अपने इन्वेस्टर्स को या यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। आपको सिर्फ फुल डिस्क्लोजर का मतलब ये है डेट ऑल द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, सारी की सारी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन बिना किसी पक्षपात के आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, आपके अकाउंट्स में, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो करनी है। समझ में आया? आपको कुछ भी छुपाना नहीं है, मतलब ऐसी चीज़ नहीं छुपाना जिनके वजह से आपके जो यूज़र्स हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, उनके डिसीजन मेकिंग में फ़र्क पड़े। किस में फ़र्क पड़े? डिसीजन मेकिंग में। ठीक है, कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी भी है, कंजर्वेटिज्म भी है। चलो आ जाओ डिटेल में फटाफट सभी देख लेते हैं, ऐसे एक एक समझाऊंगा, इससे अच्छा है डिटेल में सब फटाफट समझ लेते हैं। आ जाओ, तो ये मैंने समझा दिया ना। सो दिस कन्वेंशन रिक्वायर्स दैट ऑल सिग्निफिकेंट यानी ऑल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द इकोनॉमिक अफेयर्स, कौन से अफेयर्स? आपकी इकोनॉमिक, जो आपकी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइज शुड बी कंप्लीटली डिस्क्लोज। सारे के सारे इकोनॉमिक अफेयर्स, सारे के सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आपको डिस्क्लोज करने हैं। द प्रिंसिपल इज सो इंपॉर्टेंट दैट कंपनीज एक्ट मेक एम्पल प्रोविजंस फॉर द डिस्क्लोज ऑफ एसेंशियल इन्फॉर्मेशन। ये इतना ज़रूरी है कि कंपनी लॉ, मतलब कानून में उसके क्या बना दिए, प्रोविजंस बना दिए, रूल्स एंड रेगुलेशन बना दिए कि भाई ये इन्फॉर्मेशन तो क्या करना है, तुमको डिस्क्लोज करना ही है। कहाँ पे? तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। यहाँ तक कि इतना स्ट्रिक्ट रूल है बेटा कि अगर तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस चीज़ को जगह नहीं मिल रही तो तुम्हारी बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट है यानी जो जगह बच रही है नीचे, वहाँ लिखो, लेकिन दिखाओ उस इन्फॉर्मेशन को। सो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी, वेरियस आइटम्स और द फैक्ट्स विच डू नॉट फाइंड प्लेस, ये देखो ये रहा, अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर शोन इन द बैलेंस शीट बाय वे ऑफ फुट नोट। बैलेंस शीट बनाते हो, बैलेंस शीट के नीचे जो फुट नोट, जो नीचे जगह बचती, वहाँ लिखो, वहाँ जगह नहीं अगले पेज पे लिखो, लेकिन लिखो जरूर। ठीक है, समझ में आ गया? सेकंड, कन्वेंशन ऑफ व्हाट? मटेरियलिटी। मटेरियलिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है बेटा? मटेरियल इन्फॉर्मेशन, यानी वो इन्फॉर्मेशन जो मटेरियल है, मतलब जिसकी कोई वैल्यू है। ठीक है, जो इमटेरियल इन्फॉर्मेशन जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिस इन्फॉर्मेशन को आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डालोगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसके वजह से आपके यूज़र्स जो हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, इंटरनल यूज़र, एक्सटर्नल यूज़र, उनके डिसीजन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और या सिंपल उसमें बोलूँ इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। सो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, आइटम्स हैविंग इनसिग्निफिकेंट इफेक्ट और बीइंग इररिलेवेंट, जो कोई मतलब का नहीं है, टू द यूज़र्स, है ना, नीड नॉट बी डिस्क्लोज, उसे डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। दीज अनइम्पॉर्टेंट आइटम्स आर आइदर लेफ्ट आउट और मर्ज्ड विद द अदर आइटम्स, अदरवाइज अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स विल अननेसेसरली ओवरबर्डन। ठीक है, तो ये जो अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है, इररिलेवेंट यानी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको क्या नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है ना, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से आपके जो यूज़र्स हैं, यानी आपके इंटरनल यूज़र हो गए, आपके एक्सटर्नल यूज़र्स हो रहे, उनके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, उनके डिसीजन मेकिंग के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उस तरह की इन्फॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर डिस्क्लोज करना चाहते हो तो जो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसके साथ अटैच करके उस इन्फॉर्मेशन को दिखाया जा सकता है। लेकिन अगर इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मत दिखाओ, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, फालतू में अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ओवरबर्डन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे आ जाओ। एक और चीज़ है इसमें, वो और देख लेते हैं। सो इट शुड बी नोटेड दैट what is material for one concern may be immaterial for the another. Thus, the accountant should judge the importance of each transaction to determine its materiality. Which means now here comes the role of accountant. Here, accountant plays a very important role in understanding whether this information is a material or immaterial. तो यहाँ पे जो अपना accountant होता है, वो accountant अपने personal judgment से हिसाब लगाता है कि भाई ये information ज़रूरी है या नहीं है. Because sometimes क्या होता है ना, कुछ information
कुछ के लिए ज़रूरी नहीं होती, लेकिन वही इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए बहुत ज़रूरी होती है। सो हेयर कम्स हु, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट अपने पर्सनल जजमेंट पे डिसाइड करता है कि उस इन्फॉर्मेशन को इंक्लूड करना है या नहीं करना। ठीक है, चलो लास्ट थर्ड क्या है बेटा, कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म ऑफ प्रूडेंस। प्रूडेंस मतलब समझदारी, कंजर्वेटिज्म कंजर्व बच के चलना, क्या बच के चलना, हाँ भाई ये अपनी परंपरा है भाई, है ना, इस परंपरा को बढ़िया फॉलो करना, प्रथा है, आगे जाके बिजनेस करो, तो ये क्या है बेटा, कन्वेंशन या परंपरा ऑफ कंजर्वेटिज्म, बच के चलना। सर क्या है ये? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, दिस कन्वेंशन, सॉरी, व्हाट वी कैन डू इज, अपन अपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को ऑलरेडी क्या कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। यस माय डियर, यही तो सबसे अच्छी बात है। देखो बिजनेस को खाता कौन है? बिजनेस को खाता लॉसेज ही है। समझ में आ गई बात कि नहीं? प्रॉफिट होता रहेगा तो बिजनेस चलता रहेगा। तो अपन सोचते हैं कि अपन बिजनेस को कितना लंबा तक ले जा सकते हैं, तो उसके लिए एक बढ़िया ये परंपरा चली है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि फ्यूचर में आपका लॉस होने वाला है, तो आप उस लॉस को इसी साल क्या कर सकते हो बेटा, रिकॉर्ड कर सकते हो। समझ में आ गया? तो सर प्रॉफिट, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट, नहीं, फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, किसको रिकॉर्ड कर सकते हो? लॉसेस को, क्योंकि लॉसेस की वजह से आगे जाके बिजनेस क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसलिए ये परंपरा भाई चालू करी अपन ने इसमें कि भाई फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को आज से ही आप क्या कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, है ना, ताकि आप उसके लिए बचो। आ जाओ। तो अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशन, ऑल एंटिसिपेटेड लॉसेस शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। एंटिसिपेटेड यानी अनुमानित, ठीक है, बट ऑल एंटिसिपेटेड और अनरियलाइज्ड गेन शुड बी इग्नोर्ड। भाई आप गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, आ गई बात समझ में? नहीं पता चले तुम, अरे अगले साल 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, ले लिख दिया, नहीं, ठीक है, गेन रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बस क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं, लॉसेस। तो कैसे रिकॉर्ड करते हैं बेटा, ये प्रोविजन इज मेड फॉर ऑल नोन लाइबिलिटीज एंड लॉसेस इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन विद द सर्टेनिटी। चलो एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, व्हाट इज दिस प्रोविजन। सुनो, प्रोविजन बनाया जाता है नॉन लाइबिलिटी के लिए। सर व्हाट इज दिस नॉन लाइबिलिटी, ऐसे समझ में नहीं आ रहा, सिंपल में बताओ, रुको बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ। सुनो, होता क्या है, तुम सेल करते हो, सेल दो तरह से होती है, क्रेडिट सेल, कैश सेल। कैश सेल तो बढ़िया है, क्रेडिट सेल में क्या है, क्रेडिट सेल में दिक्कत है। काहे की दिक्कत है? पैसा आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। देखो बेटा, बिजनेस में अगर क्रेडिट सेल करी है तो हमेशा सोच के चलना कि 100% पैसा वापस नहीं आने वाला, कम से कम 2%, 3%, 5% आपका पैसा वापस नहीं आएगा। दिस वी ऑलरेडी नो एज अ बिजनेस। आई एम ऑल्सो ए बिजनेस मैन, आई रन ए कार एसेसरी शॉप, ठीक है, मेरा खुद का अपना बिजनेस है। आप भी आगे जाके बिजनेस करोगे तो ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस पे समझ में आ जाएगा कि यार जो हम क्रेडिट सेल करते हैं उस क्रेडिट सेल का 2%, 5% पैसा नहीं आता है, लोग आपके पैसे खा जाते हैं। तो उस तरह के लॉसेस के लिए अपन प्रोविजन बना लेते हैं। मतलब ये अपन को ऑलरेडी पता है, दिस इज अवर नॉन लाइबिलिटी, कि इसके वजह से पैसा जाएगा, पैसा डूबेगा, तो प्रोविजन इज मेड फॉर नॉन लाइबिलिटी। तो एक तरह का प्रोविजन बना देना सर, मतलब अपन एक गुल्लक जैसी बना देते हैं। गुल्लक का डिजाइन बनाऊं यार, ड्राइंग का थोड़ी सी अब बेकार हो गई है ना, ये अपनी गुल्लक हो गई, तो एक गुल्लक जैसी बना देते हैं। इस गुल्लक में अपन क्या करते हैं, इस गुल्लक में अपन कुछ पैसा डालते जाते हैं फ्यूचर में होने वाले इस लॉसेस के लिए। इस लॉस के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है उसे बोला जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। अभी इतना दिमाग मत लगाओ, अभी बस इतना समझ लो कि फ्यूचर में क्या होता है कि हैं कुछ लोग, आपने जिनको क्रेडिट दिया है वो आपको पैसा वापस नहीं करेंगे, तो वो आपका लॉस होगा। तो इस तरह के लॉसेस के लिए आप पहले से गुल्लक में कुछ पैसे अलग से निकाल के रखते जाते हो। इस तरह से अपन फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को क्या कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं। इवन दो द अमाउंट कैन नॉट बी डिटरमाइन विद सर्टेनिटी, आप डिटरमाइन नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि 10,000 के ही मेरे पैसा डूबेगा या 5,000 ही डूबेगा, तो यू कैन नॉट डिटरमाइन विद एक्यूरेट व्हाट certainty. Is that clear? So when there are different alternatives for recording a transaction, the one having least favorable immediate effect on profits or capital should be adopted. ठीक है, मतलब कि when there are different alternatives, यानी कि देखो एक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के क्या होते हैं बेटा, अल्टरनेटिव्स होते हैं। क्या होते हैं? अल्टरनेटिव, यानी ऐसे ऐसे। तो फॉर रिकॉर्डिंग ए ट्रांजेक्शन, जब भी आप किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, डेट वन हैविंग लीस्ट फेवरेबल इमीडिएट इफेक्ट ऑन प्रॉफिट, यानी कि जिसके वजह से प्रॉफिट पे कम से कम क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा ऑन प्रॉफिट एंड कैपिटल शुड बी अडॉप्टेड। उसको आपको क्या करना है, उसे आपको अडॉप्ट करना है। समझ में आ गया कि नहीं आया, है ना? आई थिंक आ गया होगा अच्छे से समझ में।
आगे चलते हैं भाई, इफेक्ट ऑफ, यही है ना आखिरी, हाँ यही सॉरी लास्ट बस इसको ख़त्म करते हैं ना, 1 मिनट। चलो क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है दैट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विल डिस्क्लोज लोअर प्रॉफिट्स इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉफिट। क्योंकि आपने क्या हुआ, फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अगर आप इसी साल रिकॉर्ड करते चलोगे तो जो आपका एक्चुअल प्रॉफिट हुआ है इस साल वो कैसा आएगा बेटा, कम आएगा। कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि अगले साल होने वाला लॉस अपन ने इसी साल रिकॉर्ड कर लिया, तो फ्यूचर में मतलब जो इस साल प्रॉफिट आएगा वो कैसा दिखेगा, कम दिखेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म। सेकंड क्या है, बैलेंस शीट विल डिस्क्लोज अंडर स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ लाइबिलिटी इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल वैल्यूज़। क्यों, क्योंकि आपने फ्यूचर में होने वाले लॉसेस को अगर आप अभी रिकॉर्ड करोगे तो उससे ये इफेक्ट पड़ता है कि आपने अपनी एसेट्स की वैल्यू कैसी दिखा रखी है, कम दिखा रखी है, और लाइबिलिटी की वैल्यू आप कैसी दिखा देते हो, ज़्यादा दिखाते हो। तो इसकी वजह से आपकी जो बैलेंस शीट होती है वो थोड़ी सी अंडर वैल्यू हो जाती है एसेट्स के उसमें, और ओवर वैल्यू हो जाती है आपकी लाइबिलिटीज़ के केस में। यानी आपकी एसेट कम दिखती है कि भाई पैसा आएगा कम, और लाइबिलिटी कैसी दिखती है कि पैसा जाएगा ज़्यादा, बिकॉज ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट, बिकॉज ऑफ दिस कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो भाई इसी के साथ अपना ये जो चैप्टर है वो ख़त्म होता है, दी एंड। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, है ना। सब्सक्राइब कर चुके हो तो लाइक कर दिया करो, लाइक कर चुके हो तो कमेंट कर दिया करो, बताया करो कि भाई कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, अच्छे से समझ में आया या थोड़ा कम समझ में आया, ये भी आप प्लीज़ क्या बोलते हैं मेंशन किया करो। और कितने बच्चे शायद वीडियो देख रहे हैं लेकिन शायद सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, है ना, लाइक करो और कमेंट किया करो अगर कोई भी डाउट हो, और अगर अच्छा लगा हो तो भी कमेंट कर दिया करो। ठीक है, चलो तो इसी के साथ अपना 3rd चैप्टर भी फिनिश होता है। अगले दिन आपके लिए मैं 4th चैप्टर लेके आऊँगा, और कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द काय पे आएँ, न्यूमेरिकल्स पे आएँ, ताकि फटाफट आपको फिर और मज़ा आए किसमें, अकाउंट्स में, है ना। चलिए तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपकी एक भी क्लास मिस ना हो। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।